अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, कुछ अरसा कबल हम देख रहे थे कि जो सदर साहब हैं उनके हवाले से जो है बातचीत हो रही थी, उनके हवाले से भी अदम एतमाद था। और ये लास्ट 2 ईयर्स में हमने यही देखा है कॉन्स्टेंटली, कभी चेयरमैन सेनेट के हवाले से अदम एतमाद का मुजाहरा करना, तो कभी वज़ीर आज़म साहब के हवाले से और फिर कभी सदर साहब के हवाले से। तो सदर पाकिस्तान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुजाहरा किया है। वो ये इस पर बात करेंगे कि ये क्या पॉलिटिक्स है, इसमें कितनी प्रोडक्टिविटी है, क्या किसी जो हाउस ऑफ द जिसको कहते हैं कि हाउस ऑफ द सेनेट या फिर जो हेड ऑफ नेशनल असम्बली या स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली उनको हटा देना, क्या ये एक प्रोडक्टिव बात साबित होगी मुल्क के लिए? इससे अपोजिशन को क्या फ़ायदा होगा, इससे जो हुकूमत है उसको क्या नुकसान होगा? ये तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इन तमाम तर चीज़ों से कोई इतना फ़ायदा नहीं होता तो फिर ये तो तमाम तर चीज़ें वक्त का ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्यों आखिर हम लोग वक्त के ज़्या में लगे रहते हैं। कुछ ओवरऑल कराची के हालात के ऊपर भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह जो मौलाना साहब हैं उनके भी कंसर्न सामने आ रहे हैं और अपोजिशन जमातें APC की बातचीत कर रही हैं और अपोजिशन के जो तमाम तर जो कंसर्न हैं FATF के हवाले से भी हमने देखा कि एक ब्लैकमेलिंग जारी है अपोजिशन जमातों की तरफ से। वो कह रहे हैं कि पहले नैब में जो अमेंडमेंट्स हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कुछ अर्सा कबल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेंडमेंट्स की बात की थी तो उस वक्त प्रॉपर प्रोविजन के साथ कोई भी अपोजिशन जमात सामने पेश ना हुई, लेकिन अब हमने देखा है कि वो कह रहे हैं कि हम तब तक जो है FATF के हवाले से प्रोडक्टिव काम में सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है काम नहीं करते। तो क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, क्या ये अगेंस्ट दी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? इसके ऊपर डिटेल में प्रोग्राम में बात करेंगे और भी मौजूदात के ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। हम हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हमारे साथ मौजूद है हुमायूं उस्मान साहब PSP से। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। ताहिर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आपसे, ये स्पीकर के हवाले से जो हमने सुना कि नेशनल असम्बली स्पीकर के हवाले से भी अदम एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये, जब पीपल्स पार्टी के अरकान ही पूरे नहीं हैं तो वो किस तरह से जो है मतलब तहरीक शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर उन्होंने तहरीक शुरू करनी है तो इसमें तो ऐवान का वक्त ज़ाया करेंगे वो, और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी ऑपोजिशन जो चीज़ें आपके सामने हैं सारी, जो जिस तरह से वो महाज खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ताहिर मलिक साहब, ये महाज आराई है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है पहले ये स्टेटमेंट्स आए, अब नेशनल असम्बली स्पीकर के हवाले से यही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से भी स्टेटमेंट्स आए। इसका बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका बुनियादी मकसद उनका एक ही एजेंडा है पूरी अपोजिशन का, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में जिस तरह से आपको पता है कि ये दूसरी हुकूमतों को एक दूसरे को ही ब्लैकमेल करके और जो है NRO लेने के चक्कर में है, जो कि इनको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा, और अपनी सिफारिशात दे रहे हैं कि जी ये ओमनी अकाउंट वाले ये हमारे बंद कर दें, जो जाली दूसरे अकाउंट हैं जरदारी साहब के, उन सारी चीज़ों को लेके उनका एजेंडा एक है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। एजेंडा ये है कि इनको NRO दिया जाए। तो ये NRO की बात करने वाले जो हैं माजी में भी हमेशा इसी तरह से करते रहे। लिहाजा इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो किसी सूरत में इन सब से ब्लैकमेल नहीं होंगे किसी भी सूरत। हुमायूं उस्मान साहब, ये जो अपोजिशन जमातों का स्टांस है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद का मुजाहरा करना, इससे अपोजिशन को आखिर क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविना, एक तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल की इंतज़ामिया का शुक्रिया, यहाँ बैठे मेरे भाई को मेरा सलाम। अलविना, ये मैं समझता हूँ कि ये उनका आइनी और जमहूरी हक़ है। पार्लियामेंट के अंदर देखें आप, आइन के अंदर जो चीज़ लिखी है अगर उसको आप फॉलो करते हुए कुछ भी करते हैं तो ये जमहूरी पार्टियों का हक़ है। जहाँ तक रही बात NRO की और NRO प्लस की, तो मैं तो समझता हूँ एक NRO ऑलरेडी हो चुका है। जरदारी साहब जो बाहर बैठे हुए ये भी NRO है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, ये भी जरदारी साहब किधर बाहर बैठे?
बैठे हुए हैं। मतलब वो इस वक्त जो नैब के केसेस उन पे चल रहे थे, अब तो नहीं है ना, अब आपके सामने वो बाहर घर पे बैठे हुए हैं। फिर नवाज शरीफ साहब बाहर, प्रोसीडिंग्स तो खत्म नहीं हुई है ना, वो देखें वो तो चलती रहेगी, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं। अपेरेंटली नवाज शरीफ साहब की प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हुई, लेकिन वो अभी तक बाहर से वापस नहीं आए। मेरा ख्याल है तो अलवीना आपको याद हो, उसके बाद वो बड़ा शोर पड़ा था, उनसे कहा था कि फौरी तौर पे पेश हों, उसके बाद वो पेश भी नहीं हुए और दोबारा नोटिस भी नहीं निकला। तो ये अलवीना समझ जाना चाहिए ना कौम को, अगर हम कौम से कोई चीज छुपाएंगे तो हर चीज तो यहाँ हो चुकी है। लेकिन हुमायूं साहब, ये आपको लगता है कि इसमें जो गवर्नमेंट है उससे ज्यादा इदारों का हाथ है, और इदारों की मजबूती अगर होती तो ये ना होता? आज तो जो मासूम होता है उसको कल्प्रिट पेश किया जाता है, और जो कल्प्रिट होता है वो अपने वो बैंक्स को भी डिफॉल्ट करके यहाँ से भाग जाएगा, नैब का भी डिफॉल्टर होगा, लेकिन वो दूसरे को जो उसका सच सामने ला रहा है उसको जो है कल्प्रिट बना देता है सबके सामने। बात तो इतनी सी है ना कि घर का जो सरबराह होता है बेसिकली उसी का काम होता है पूरे घर को प्रॉपर मैनेज करना। मैं अगर अपने घर का सरबराह हूँ और मेरे घर में अगर कोई ऊंची नीच हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरे नीचे बच्चे नहीं हैं, इदारे बच्चे ही हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। पूरा सिस्टम बाप ने चलाना होता है, जो घर का जो भी बड़ा है XYZ उसने चलाना होता है। बदकिस्मती से मैं देखें, मैं बहुत अच्छी बात थी कि नवाज शरीफ साहब को, मैं उनका कोई हामी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है करप्शन की ये लूट बाजार, हम खुद मुतमईन थे 25 जुलाई से पहले खान साहब जो नारे लगाते थे कि हम खान साहब के साथ हैं, बिल्कुल खान साहब आएंगे कोई इनकलाब आ जाएगा। हमें भी सियासत करने का शौक नहीं था और आज हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर उनकी उन बातों पे इनकलाब आ चुका होता। देखिए मैं कहता हूँ आपने नवाज शरीफ पे 62 और 63 लगाई, बहुत अच्छा किया कि भाई वो आर्टिकल 6 के तहत सादिक नहीं है, अमीन नहीं है। तो मेरे इसी आइन के अंदर लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि एक एक आम शहरी को, मेरे एक एक बच्चे को पीने का साफ पानी फराहम करना हुकूमत वक्त का काम है। नहीं मिल रहा, आप मुझे बताएं, हाई कोर्ट की अपनी रिपोर्ट मौजूद है, इस शहर के अंदर गटर मिला पानी लोग पी रहे हैं और बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे कैंसर से मर रहे हैं। फिर उसके उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर हुकूमत वक्त का काम है हर शहरी को म्यारी तालीम फराहम करना। उस्मान साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे एरियाज में अब भी वजीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर ऑपोजिशन अनड्यू इन्फ्लुएंस डालती है और वो अपना ठीक जो एक्शन ले रहे होते हैं उससे वो बैक ऑफ हो जाते हैं? फॉर इंस्टेंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जो एडवाइजर्स टू PM हैं कहीं पे भी नहीं लिखा आइन में कि अगर उनकी डुअल नेशनैलिटी आप उनको हटा दें। अगर वजीर आज़म साहब अपना एक एडवाइजर भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते तो व्हाट्स द पॉइंट? फिर कैसे वो तब्दीली लेकर आएंगे? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। देखिए अलवीना जी, वो बेसिकली देखें, आप पहले खुद ही कंटेनर पे कहते थे ड्यूल नेशनल लोगों के लिए, जब पिछली गवर्नमेंट एडवाइजर, लेट मी करेक्ट, वो ये नहीं कह रहे लेजिस्लेचर्स के लिए नहीं बात हुई ना, MPS की बात की इन्होंने ना, उन्होंने जो है MNAs की बात की ना, सेनेटर्स की एडवाइजर। आप क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मैं क्लैरिटी कर देता हूँ आपको थोड़ी सी। आप इसहाक डार साहब की हिस्ट्री उठा के देख लें। इसहाक डार साहब जब पहले आए थे सेनेटर, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में बने ना सेनेटर बनाकर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। उससे पहले तो सेनेटर लेजिस्लेचर थे ना, एज एडवाइजर ही रखा था, मुशीर रखा था उनको पहले। लेकिन अगर वो एडवाइजर की नहीं, उस वक्त सेनेटर नहीं हुए थे। अच्छा, आप हिस्ट्री तारीख उठाकर देख लें, उस ये सारा हम। लेकिन हुमायूं साहब ये भी देख लीजिए ना कि जो उन्होंने की पोजीशंस होल्ड किए हैं वो एडवाइजर के ऊपर नहीं किए हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री, सेनेट या कहां पे किया है। मैं इसको फिनिश करता हूं एक वन लाइनर के अंदर। देखिए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत आज भी सदर पाकिस्तान बहुत सारे ऑर्डर निकाल रहे हैं ना। अगर आप कहते हैं कि कहीं पे इस तरह की कोई चीजें हैं तो सदारती ऑर्डिनेंस तो आपके हाथ में है, आप फिर निकाल देते उस बाकी चीजें। लेकिन आपको ये भी याद होगा जो सारे ऑर्डिनेंस निकाले थे वापस रिवोक भी करवा लिए। देखें कुछ सारे नहीं करवाए, सारे नहीं करवाए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। मैं ये समझता हूँ कि देखिए आप में विल होनी चाहिए ना, जो विल आप कहीं अगर कंप्रोमाइज कर लेंगे, अगर मैं भी कहीं खड़ा हूँगा और कहीं मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा अपनी कहीं भी बात पे, तो फिर मेरे अंदर वो विल नहीं रहेगी, मेरे पास वो इख्तियारात भी नहीं रहेंगे, मेरे साथ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएंगे। बेसिकली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम इस वक्त जो आपके सामने पेश आ रही है, आप माशियत को उठा के देख लें, आप दूसरे ये कराची का हाल देख लें, सिंध का हाल देख लें, पंजाब का हाल देख लें, अस्पतालों के हाल देख लें, बेहतर हो गया आप मुझे बताएं BRD को देख लें, जहांगीर तरीन साहब को देख लें, आज वो बाहर बैठे हुए हैं। ये सारा बेसिकली फिर आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हैं जिसकी वजह से। ठीक है, लेकिन हुमायूं साहब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि JIT में उनके बारे में जब जिक्र है क्यों एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम ये जो रिसेंटली JITs हैं, जो 3 JITs साथ में आई, उनके ऊपर हम क्यों बात नहीं करते? क्यों फ्रेश FIR लॉन्च नहीं हुई? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। सिंध हुकूमत लॉन्च नहीं करेगी क्या? सिंध हुकूमत इसके ऊपर बात कर रही है या नहीं कर रही? इसके ऊपर कोई डिबेट क्यों नहीं हो रही? अलवीना पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है।
मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पूरा सिस्टम आपका करप्ट हो चुका है। हम जो खान साहब से उम्मीद रख रहे थे, हम समेत, मेरे चेयरमैन समेत, हम लोग उम्मीद रख रहे थे ना कि खान साहब ने जो बातें की थी उस पर अगर इम्प्लीमेंट होता तो बाखुदा पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो जाता 2 साल के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से कि क्योंकि फिर आकर कंप्रोमाइज की वही सियासत शुरू हो गई है और वहाँ बैठकर सीट पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ताहिर, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे और फिर हुकूमत में आए, उनका यही स्टांस रहा कि एनआरओ नहीं दूंगा। अब भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है कि एनआरओ नहीं मिलेगा और अगर कोई अमेंडमेंट होगी किसी कानून में तो वो अमेंडमेंट भी ऐसी नहीं होगी कि एनआरओ उससे हासिल हो जाए। क्या आप लोग वाकई ये जो अपने बड़े प्रोमिसेस हैं ये पूरे भी कर पाएंगे? क्योंकि आप लोग के ऊपर तो यही क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, जो आप लोगों ने प्रोमिसेस किए थे अब उसको पूरा नहीं कर पा रहे। देखिए अलवीना, अभी तो हम जो है 2 साल का अरसा गुजरा है, जिसमें 6 महीने तो आप कोरोना के निकाल दें। भाई ने मेरे बोला कि माशी सूरत हाल तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो सारी दुनिया फेस कर रही है कोरोना की वजह से। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब का ये वाज़े बयान है कि इस मुल्क को जो भी लूटा है जिसने भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो, सर कोई भी बंदा जिसने पाकिस्तान को खोखला किया, उसकी मईशत को तबाह किया, इदारों को तबाह किया, उसके लिए कोई भी किसी किस्म की माफ़ी नहीं है। ये तो बहुत क्लियर स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आज भी खान साहब उसी चीज़ के ऊपर स्टैंड ले रहे हैं। दूसरी बात ये देखें, आज बदकिस्मती से हम हमारा जो मुल्क जिस कंडीशन में अभी हम खड़े हैं, ये सारी माजी में हम ये नहीं बोलते कि जी सारा कुछ तो करने वाले पहले तो हुकूमतें तो यही लोग करते रहे ना। हमारी तो अभी हुकूमत 2 साल भी नहीं हुए, उसमें भी अभी जैसे हुमायूं साहब ने भी सारा मलबा के जी एक्सपेक्टेशंस तो अभी 2 इयर्स में आपकी सारी खत्म नहीं है। अभी 5 साल का हमारा पूरा टेन्योर है, 3 साल हमारे बाकी रह गए हैं और इंशाल्लाह खान साहब की क़यादत में इस पाकिस्तान को आगे मईशत भी बेहतर होगी और इदारे भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सिंध हुकूमत, आज वो नासिर शाह साहब का मैं एक बयान देख रहा था कि वो कह रहे थे कि जी हम इदारों को बेहतर कर रहे हैं। ये आपको 30 साल के बाद याद आया कि इदारों को बेहतर करना था? आज तक इदारों में कोई इदारा भी ले लें, हर कहीं सिंध हुकूमत का इन्फ्लुएंस है इसमें। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा उस स्टेटमेंट के ऊपर आऊंगी जो स्टेटमेंट है कि एनआरओ नहीं देंगे और अमेंडमेंट जो भी होगी वो ऐसी नहीं होगी कि आपको एनआरओ मिल जाए। तो मैं ये जानना चाहूंगी ताहिर आपसे कि क्या वाकई ऐसा होगा, या जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर था उसमें क्या मेंशन किया था लेकिन उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी क्या सिचुएशन है, तो ये प्रोडक्टिव तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करवा पाएंगे या नहीं? बिल्कुल करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये तो देखें ना, यहाँ पर तो जिसके खिलाफ कोई भी, लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग चल रही है ऑपोजिशन जमातों की, वो कहते हैं कि एफएटीएफ के जो एजेंडा है उसके ऊपर वो तब आपके साथ वन प्लेटफॉर्म पर होंगे जब आप लोग इनके मुताबिक जो है अमेंडमेंट्स करेंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग को किस तरह हैंडल करेंगे? आज तक ये ब्लैकमेलिंग से ही यहाँ तक पहुँच चुके हुए, मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पूरी दुनिया में आप मतलब खान साहब ने पूरी दुनिया में आपकी कदर बेहतर हो गई है पहले से। और आप रेटिंग में भी देख लें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग में भी 7 दर्जा 6 दर्जा और मतलब कमी हुई है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव स्टांस है। इनको ये पता नजर आ रहा है, इन लोगों को, ये माजी के जितने हुक्मरान हैं इन सबको ये नजर आ रहा है कि ये जिस डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन पे हम इनकी तो दाल गलेगी नहीं। ठीक है, और ये बेहतर डायरेक्शन है, मुल्क की मफाद के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने जेबों के लिए काम नहीं कर रहे, चाहे वो कोई भी, और जो भी करेगा हमारी पार्टी में भी जो करेगा, चेयरमैन साहब उसको, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसको बिल्कुल साइडलाइन करेंगे विदाउट मतलब कोई। आप देख लेना जहांगीर तरीन साहब को भी उन्होंने, केस तो पब्लिश हो गया ना, सब कुछ हो गया, मगर उन्होंने उनकी फेवर नहीं की। तो ये नवाज शरीफ साहब को भी, अब देखें हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि जी ये नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और कोर्ट का ही फैसले से गए वो,
और आज उनकी दोबारा से रिपोर्टें पेश हुई तो वो दोबारा बीमार हो गया, पहले वो बिल्कुल सही है, घूम रहे थे। ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब, ये FATF के एजेंडा के ऊपर ऑपोजिशन जमातों का स्टांस क्या आपको इमेच्योर लगता है या आपको लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग है? और अगर आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये वाकई ब्लैकमेलिंग है तो क्या नेशनल इंटरेस्ट का नहीं सोच रही ऑपोजिशन जमातें? अलविना, थोड़ी सी मैं खुलकर बात करूंगा ना। पहले तो मैं जो भाई ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी लूट जिसने करप्शन किया है, मेरे बच्चों का हक खाया है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन मैं छोटी सी एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ ना। इस मुल्क के अंदर एक पागल मस्ताना अगर ATM मशीन तोड़ता है तो उसको लॉकअप में ले जाके मार दिया जाता है, और आपके सामने फिर एक शेर को अगर पुलिस हमारी उठा के ले जाती है तो वापसी में वो अपने आप को बकरी कह रहा होता है। तो ये हमारी पुलिस के बारे में मशहूर है। 2 साल गुजर गए, किसी से टेडी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। टेडी पैसे की इन लोगों से, जिन लोगों के नाम पर आप 2 साल से सियासत कर रहे हैं कि ये चोर थे, ये डाकू थे, मैंने मान लिया चोर थे, डाकू तो ये थे। इसका रीजन क्या है? क्या आपको विल वीक दिखाई देती है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो इतनी खराब है कि उसको दुरुस्त होने में बहुत टाइम चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं अलविना। देखिए, अगर विल आपकी पावरफुल होती ना तो इन लोगों से कुछ ना कुछ लेकिन हुमायूं साहब, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना या एग्जीक्यूट कराना उनसे मामला क्या आसान है? ब्यूरोक्रेसी तो सारे सेक्रेटरीज प्राइम मिनिस्टर ही लगाता है, कोई और तो नहीं लगाता। और कौन से चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं? तो चेंज हुए हैं सारे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में आकर सारे चेंज हुए हैं। सर क्या बात कर रहे आप चेक कर हैं? कितने डिपार्टमेंट्स का तो मैं आपको बता सकती हूँ, पुराने वही सारे चल रहे हैं। मैं आपसे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बात करूंगी, उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स है वो सारे वही हैं। मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, कई आकर उन्होंने चेंज किए, चेंज करने के बाद 6-8 महीने उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई तो वापसी पिछले वाले लगाना पड़े उनको मजबूरी में। पंजाब में भी हुआ है इस तरह, फेडरल में भी हुआ है, FBR के अंदर भी हुआ है। तो फिर आपने तो उन्हीं को आप कल तनकीद का निशाना बना रहे थे। मैं मानता हूं भाई ये पुराने लोग सारे चोर थे, करप्ट थे, सब कुछ मानता हूं, लेकिन यही पुराने लोग तो पहले कोई पीपल्स पार्टी में मिनिस्टर था आपके पास है, पहले कोई नून लीग के अंदर मिनिस्टर था। ये वही सारे लोग तो हैं, ये वही फेसेस तो हैं। जस्टिस वजीउद्दीन जो इनके आज खड़े होकर कह रहे हैं, बार बार चीख के कह रहे हैं, ये वही करप्ट लोग तो हैं जिनके खिलाफ आप सियासत कर रहे थे, जिनके खिलाफ आप बगावत कर रहे थे, जिनके खिलाफ आप कह रहे थे कि हम इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे। लेकिन आपने उन्हीं लोगों पर अपनी कहते हैं बसात खड़ी कर ली है जो पहले नासूर थे इस माशरे के लिए। तो कैसे फिर आप सही बेहतरी ला सकते हैं? मुझे सिंपल दैट इसका बता। FATF की जो आपने बात की ना, FATF देखें वो एक एजेंडा है, तो नेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए ना। यहूदियों का एजेंडा है। देखिए मैं आपको क्लियर कट इसमें बता रहा हूँ, वो चाहते हैं पाकिस्तान को लिमिटाइज ठीक है, वो यहूदियों का एजेंडा है, बट एट दिस मोमेंट हुमायूं साहब हम फंसे हुए हैं FATF में। अगर हमारे पुराने हुक्मरान हमें इतना मजबूर करते ही ना कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ जाते तो आज इन यहूदियों की पॉलिसीज या लॉबीज में हम नहीं फंसे होते। लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना जरूरी है कि हम निकलेंगे कैसे इस सर्कमस्टांसेस से। तो निकलने के लिए क्या ऑपोजिशन जमातों को साथ देना लाजमी नहीं है इस पर? देखिए, निकलने के लिए ऑपोजिशन तो आप छोड़ देना, निकलने के लिए आपने बड़ी प्यारी बात कर दी। मैं आपको निकलने की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके प्रोग्रामों में कई बार 12 बार कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आते ही एक इंक्वायरी करवाई थी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, जिसपे उनके पास अपने पास 4 बड़े सास इदारों ने उस पर इंक्वायरी की थी। उनके पास वो करप्शन की रिपोर्ट मौजूद है जिसपे आज तक एक्शन नहीं हुआ। आप अगर इनसे बाहर निकलना चाहते तो आप सबसे पहले बिजली को सस्ता करते ताकि आपका टेक्सटाइल सेक्टर चलता, आपकी एक्सपोर्ट चलती। आपकी एक्सपोर्ट नहीं चल रही अलविना। अगर मैं मार्च से कोरोना आया उससे पहले भी चला जाऊँ तो कितना बेहतर नहीं हुआ आपका फिगर एक्सपोर्ट का, बल्कि डाउन ही हुआ। आपकी मार्केट नीचे लेकिन एक्सपोर्ट कैसे ज्यादा बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। आप बिजली जब तक सस्ती नहीं देंगे नहीं बन सकती। नहीं, लेकिन कोविड-19 में तो ग्लोबल पैंडेमिक में तो दुनिया के मामला तबाह बर्बाद हो चुके हैं। हमारी सिचुएशन तो अलग है ना। चाइना चल रहा है, अब चाइना से पाकिस्तान को मिला रहे हैं। बांग्लादेश चल रहा है ना, बांग्लादेश से नहीं मिला सकते। हमारा जो बराबर के मुल्क है, बांग्लादेश नहीं चल रहा। सॉरी टू से बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहकर हमसे कई ज्यादा गुना आगे है इस वक्त। जी ठीक है, तो इसका मतलब खामियां तो फिर हमारे अंदर है ना। खामियां तो हमारे, हमने डेवलप नहीं किया ना अपने आप को, और अब सोचते हैं कि बस फौरन डेवलप हो जाए। सही फैसला करना ही अच्छी हिकमत अमली होती है। ठीक है, हुमायूं साहब वक्फा लेना है, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कुछ ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर कि बैक टू बैक किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से अपोजिशन जमातों को जो है तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जिस तरह रिसेंटली अब हमने देखा नेशनल असम्बली स्पीकर के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है, प्रेसिडेंट के हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो क्लियर हो चुके हैं। इसके ऊपर डिटेल में मज़ीद और बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया फैसल शेख साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सर, मैं इस पर आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुजाहरा किया, क्यों? बैक टू बैक आखिर क्यों?
मैं समझता हूँ कि इनका जो रवैया है, अब तो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकती हैं कि जिस तरह का इनका ये एक असेंबली के अंदर स्पीकर को जिस तरह न्यूट्रल होना चाहिए, वो रवैया इनका नहीं है। इवन के पार्टी के जो हेड्स वो बात कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ पार्टी के, ये ड्यूरिंग द स्पीच उनके माइक बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मतलब ये इनका वन साइडेड होना। लेकिन फैसल साहब, जो हम देख रहे होते हैं, जो ब्रॉडकास्ट हो रही होती हैं मीडिया के ऊपर स्पीचेस नेशनल असेंबली की, उसमें तो उनका एटीट्यूड हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा कि हमें इम्तियाजी सलूक कर रहे हो, माइक्स बंद करवा रहे हो। वो तो सबको टाइम देते हैं। गुज़िश्ता दिनों से ट्रेंड नहीं देखा, कादिर पटेल साहब के को हैशटैग करके लोगों ने चलाया कि मेरा माइक क्यों बंद किया, इसका माइक बंद करो, इस तरह का जो हैशटैग चला था। इसकी वजह ये थी कि जब भी कोई ऐसी कोई बात ये लोग अपना मौक़िफ़ देने जाते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हों चाहे मुस्लिम लीग, उनका अपोजिशन की कोई भी जमात के लोग हों, तो ये मेरा ख्याल में उस वक्त आप उनका रवैया देखा करें। ड्यूरिंग द स्पीच का मौका दे रहे होते हैं, जो शोर शराबा हो रहा होता है, लेकिन जब कोई बात जो इशू चल रहा होता है उसके ऊपर जब वो जवाब दे रहे होते हैं, वो रिप्लाई कर रहे होते हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे होते हैं, उस वक्त वो उसका माइक भी बंद कर देते हैं। और मेरे ख्याल में एक दो दफ़ा ये जो स्पीकर साहब हैं उनकी लैंग्वेज है, इसको बाहर निकालो, इसका माइक बंद करो, इस तरह के रवैये से जो है ना, मैं समझता हूँ कि ऐवान नहीं चल सकता जिस तरह के इनका ये रवैया है। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इन्होंने अदम एतमाद का मुजाहरा तो किया, तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब के हवाले से भी जो अदम एतमाद का मुजाहरा किया गया था, हमने देखा वो चार्जेस जो लगाने की कोशिश जिस शख्स ने की थी उसके ऊपर जुर्माना आयद हो गया। मैं कौन सा इल्जाम? प्रेसिडेंट साहब के ऊपर भी, जी, उनके लिए भी अदम एतमाद का मुजाहरा किया गया। ठीक है, उससे कबल हमने सेनेट चेयरमैन सेनेट के हवाले से देखा, उस पर भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया था कि पूरी कौम ने देखा। जी, वो पूरी कौम ने देखा। तो ये तो आपके सवाल में जवाब है। नहीं, तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया ना, लेकिन वो तो है मौजूद है अभी भी। नहीं, हमने आप क्या कहना, सेनेट के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ जो हम लोग जी आप लोग बात कर रहे थे अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी जी, और उसके अंदर जो पॉइंट्स है, जो नंबर थे, वो हमारे पास ज्यादा थे अपोजिशन के पास, ये भी आपको शायद अंदाजा होगा। लेकिन जब वो वोटिंग हुई तो उसके बाद नंबर आपने देखा किस तरह चेंज हुआ। तो यही तो जादू है, इस जादू को तो समझना है। तो क्या ये जो आप लोगों ने पुरानी रिवायत रखी है, ये उसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एज अ लेगेसी कंटिन्यू किया, या फिर आपकी सफ़ों में जो है आपके साथ लॉयल लोग मौजूद नहीं है? हमारी रिवायत, हमारी क्या रिवायत है? देखिए, पीपल्स पार्टी की मैंने जब से होश संभाला, 88 के अंदर गवर्नमेंट जब आई, 93 में जब गवर्नमेंट आई, तो पीपल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है। अगर हमने किसी की गवर्नमेंट डिसॉल्व की तो आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसा करते थे, हम तो खुद विक्टिम रहे। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे अभी हम लोग, ठीक है, चलिए फैसल साहब, अभी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि नेशनल असेंबली स्पीकर हो या फिर सदर पाकिस्तान हो या फिर वजीर आजम साहब के हवाले से अदम एतमाद का मुजाहरा किया जाए या चेयरमैन सेनेट, इससे आखिर हासिल क्या होता है अपोजिशन जमात को? देखिए, कोशिश ये होती है कि जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम शहीद बीबी के बाद से पहली दफ़ा ये सिस्टम पूरा अपना टेन्योर पूरा करता गया, जमहूरियत ये मजबूत होती जा रही है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई ड्रामा, कोई इस तरह की कोई एपिसोड खेला जाए, दिखाया जाए आवाम को कि जो माजी की याद ताज़ा हो जाए। हम ये चाहते हैं कि इन हाउस चेंज हो, ये जो भी अपोजिशन का कंसेंसस हो, तो इस तरह हम लोग उनके ऊपर अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं या उनके। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि इन हाउस कंसेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो FATF के हवाले से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, वहाँ पर आखिर आप लोग क्यों जो है अपोजिशन जमातें इसमें इकट्ठी नहीं दिखाई दे रही हुकूमत के साथ? आप लोग हुकूमत के साथ जी ब्लैकमेलिंग नहीं, ये सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग नहीं है कि पहले आप लोग नैब में तरामीम करें फिर हम FATF के ऊपर आपसे बात करेंगे? ऐसा तो बरमला बात नहीं की, ये तो कह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं इस तरह। नहीं, तो ओपनली तो कहा जा रहा है ना अपोजिशन जमातों की तरफ से, पॉइंट तो ओपनली पॉइंट्स आप लोगों ने भेजे हैं, पर ये इनके वो जो दिए हुए वो अप्रूव नहीं हुआ और हो भी नहीं सकते। चले इसमें हुमायूं उस्मान साहब से सुन लेते हैं। हुमायूं साहब, आप क्या कहेंगे इसमें? क्या अपोजिशन जमातों ने क्लियरली इस बात का इजहार नहीं किया कि हम बात ही नहीं करेंगे इसके ऊपर जब तक हमारे जो पॉइंट्स हैं उसको उस पर नजरसानी ना हो? आज वो पेश किए गए थे, FATF वाली जो तहरीक है, हुकूमत और अपोजिशन ने दोनों मिलकर उसको मतलब अप्रूव कर दिया है। आज की अपडेट ये है, ठीक है, दोनों ने मिलकर उसको अप्रूव कर दिया, ठीक है। लेकिन बट द मेन पॉइंट इज कि इसके ऊपर इतनी डिबेट होना
ये मेरा कंसर्न है। ये अप्रोप्रिएट है क्या? जमहूरी है क्या डिबेट करना? मैं तो समझता हूँ कि अगर जमहूरी है क्या आपस अच्छा, ये हुमायूं साहब कह रहे हैं कि दोनों ऑपोजिशन है, हर मैं तो ये चीज नहीं कह रहा हूँ एनआरओ दें ना हर दें, बात इनका तो- काम है ना। हर बात तो मैं कहता हूँ मनोरंजन ये लें या ना लें, इनका काम है, कौम को तो दिख रहा है ना, कौम ने अच्छा, फैसला करना ठीक है। कि कौन गिल्टी है हुमायूं कौन साहब कह गिल्टी रहे हैं नहीं कि है। ये भी जमहूरियत का हुस्न है, मतलब ऑपोजिशन जो है, लेकिन हुमायूं साहब ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन तो नहीं होनी चाहिए ना। ऑपोजिशन एक हेल्दी क्रिटिसिज्म उसको करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इससे टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता? वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिल्कुल। देखें, इनको माइंडसेट बना हुआ इस मुल्क का, ये मारूसी सियासत कह लें आप इसको, कि जिस तरह से सारा कुछ करने के बाद फिर बाहर जाके बैठ गए, वहाँ से बैठ के ब्लैकमेलिंग करने लग गए कि जी हम मुल्क चलाएंगे, हम ये करेंगे। कौम को तो सब कुछ नज़र आ रहा है, कौम तो देख रही है। अभी आप 2 दिन पहले बारिश का ही सीन देख लें कि वो कौम को तो सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। नवाज शरीफ साहब वहाँ बाहर बैठे हुए, जरदारी साहब फौरन बेड पे आ गए, वो दूसरे इनके जितने पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन है, ये जो डुअल नेशनलिटी के हवाले से बातचीत हो रही है, ऑपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि सिर्फ डुअल नेशनलिटी एक इशू नहीं है, 2 ओपिनियंस आ रहे हैं। एक ये ओपिनियन कि डुअल नेशनलिटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा ओपिनियन ये आ रहा है कि डुअल नेशनलिटी इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था ऑपोजिशन जमातों के माविन खुसूसी के ऊपर जनरली नहीं, लेकिन ओवरऑल उनके पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर। देखें अलवीना, बात ये है कि ये माजी की अगर आप बात करती हैं ना, तो अरकान असम्बली जितने भी थे उन काफ़ी सारे नाअहल होते रहे माजी में, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी। और डुअल नेशनलिटी तो एक है, दूसरा ये कि ये जो जितने भी अकामे लेके बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मतलब सेंस देखें आप, इतने माशाल्लाह पाकिस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और आप अकामा लेके दुबई में आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या मुल्क के लिए कुछ आप क्या समझ सकती हैं कि ये मुल्क को कुछ डिलीवर किया भी नहीं है इन्होंने और कर भी नहीं सकते? 2 एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, दोनों का रेजिग्नेशन होना, ये कैसा देखते हैं आप? क्या ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से एक अच्छा स्टेप है या फिर उनको प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया? प्रेशर में तो वज़ीर आज़म साहब आते नहीं किसी के। दूसरी बात ये कि इस मुल्क में आज तक जितने भी इस तरह के मामलात होते रहे, आप ये ऑपोजिशन भी ये चाह रही है कि हम 2 साल में वो कर जाएं जादू के चिराग से कि जो पिछले 30 साल में नहीं कर सके। इंशाल्लाह 5 साल मुकम्मल होने। ये तो भाई आपने खुद ही कहा था कि मैं शुरू के जो 100 दिन होते हैं वो सबसे अहम होते हैं। देखें, ये मुल्क ये आप और 200 अरब भी आपने मुंह पे लाके नहीं मारा अभी तक। नहीं, वो रिकवरीज तो हो रही है नैब की, तो आपने 1 महीने में लाके ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। और दूसरी बात ये कि लेकिन आपको नहीं लगता ताहिर साहब, जो बात ऑपोजिशन जमातें कर रही हैं कि पॉलिटिशियन से हट कर वो ब्लैकमेलर्स जो जिनकी ओवरऑल खुद पूरी शख्सियत ब्लैक है, उनके केसेस 2005, 2008, 2010 में जो बंद हुए थे, उनको भी नैब को रिसर्च करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनसे रिकवरी करें। भाई हमारा पैसा लूटा है ना, हमारे बैंक्स को चूना लगा के गए हैं आप, उनको क्या रिकवर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और कर भी रहे। देखें, एकदम इस मुल्क में आपको पता है कि शुरू से ही जिस तरह से इदारे काम कर रहे हैं, जिस तरह से इन्फ्लुएंस बहुत है, यहाँ से एक फ़ोन जाता है, लिफाफे जाते हैं, ये एक माइंडसेट है इस मुल्क का। तो ये माइंडसेट जब तक खत्म नहीं होगा, ये भी अब बार बार प्रेशर जो बिल्डअप कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम भी ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं, हम भी अपने स्टैंड पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे अगर इसमें मौका दें तो मैं थोड़ी सी खुलकर बात कर लेता हूँ। बड़ी देर से मैं चाह रहा था डकी छुपी बात हो जाए तो अच्छी बात है। अलवीना, आज महंगाई का तनाज़ु आप देख लें कि मेरा वज़ीर आज़म जब कंटेनर पे खड़ा होकर कहता था कि जब महंगाई हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, पेट्रोल इंटरनेशनली इस वक्त $37 फी बैरल है, जब $85 फी बैरल था तब तो वो कहते थे ₹74 लीटर बिकना चाहिए। तो आज क्या $37 फी बैरल है, तो क्या आज ₹74 बिक रहा है पाकिस्तान में? सोचने की बात है। फिर आप देख लें चीनी का स्कैंडल आया, जिस पे सो कोल्ड मेरे प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस जवाब नहीं दिया कि वो जो 3 JITs अब हाल ही में आई थी, मैं तो कह रहा हूँ ऑलरेडी सिंध हुकूमत ने क्या कोई फ्रेश FIR भी लॉन्च की? देखिए उन पे ऑलरेडी FIR लॉन्च है। मैं तो कह रहा हूँ उन पे तो ऑलरेडी 4 साल से केस चल रहा है, आपको शायद इल्म में नहीं है। वो JITs जिनकी आप बात कर रही हैं, मैं केस की बात तो कर ही नहीं चल रहा है ना, जो JIT के बाद केस ही होता है। ना आप पहले बात को समझे ना, JIT ना ये JIT उसी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ 4 साल पहले आ चुकी है। थोड़ा सा आप इस बात को समझें। तो आप मेरा पॉइंट, आप मेरी बात, फ्रेश FIR लॉन्च हुई नहीं, आप 4 साल पहले जब वो JIT आपके साथ
आ जाइए, आपके सामने मंजर-ए-आम पे है। से सुन लीजिए मेरा सवाल। आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुन लेना मेरा सवाल। बताएं, मैं आपको समझाता हूं। मैंने ये सिंध हुकूमत के हाई ऑफिशियल से ये सवाल किया, तो उनको तो मालूम ही नहीं था कि जेआईटी पब्लिक की बात ही नहीं कर रही, मैं पब्लिक अब हुई है। ये 4-5 साल से पहले जो जेआईटीज आई थी, जब ये कंप्लीट हुई थी, तो क्या फौरन उसके बाद एफआईआर लॉन्च? एग्जैक्टली दिस वाज माय क्वेश्चन। लेकिन सिंध हुकूमत ने जवाब नहीं दिया ना। तो हुकूमत को नहीं पता ना, आप जाके कोर्ट में चेक करें ना। मैं आपको बता रहा हूँ किसकी लैकिंग है। देखें, जिसकी भी हुकूमत को तो यही नहीं पता, देखें उस फिर कौन करवाएगा? उसी पे तो सारा केस चल रहा है। उसी जेआईटीज की इंक्वायरीज की रिपोर्ट पर ही तो फिर मुशीरनामे मांगे गए। फिर जज साहब ने कहा कि करंट इस पे बनाकर आई हो स्टेटमेंट दे जेआईटी की रोशनी में। हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव को यही नहीं मालूम, तो फिर इसका सुपरविजन कैसे होगा? अलवीना, मैं आपको बताऊं, आप खुलकर देखिए, मुझे थोड़ी सी बात करने देना। इस वक्त हम बार लगे में करप्शन के, जो रेशियो पहले 10% पे रिश्वत था, आज 40% पे पहुंच गया तब्दीली आने के बाद। माजरत के साथ आप कोई भी इदारा उठा के देख लें, नीचे जाकर देख लें, अगर उसमें कोई बेहतरी है तो खुदा की कसम मैं झूठा हूं, मुझ पे खुदा की नालत है। लेकिन मैं आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूं, ये कौम पूरी सुन रही, कहीं बेहतरी नहीं आई ना। मेरा वजीर आजम बड़ी बड़ी बातें करता था ना कंटेनर में खड़ा होकर। तो आज आप देखें बिजली, देखिए मैंने आपकी बात में नहीं बोला ना। देखिए मैं तो कहता हूं फादर है ना वो कौम का, वो नेशन चला रहा है ना, वो तो सारे इख्तियार है ना भाई। जो बंदा फिर गंदा है उसको निकाल कर फेंक दो ना, फैसला करो ना, यूं लाइन मारो ना, यूं क्रॉस लाइन मारो ना। क्यों नहीं मारते? जब ये कौम मर जाएगी, फाकों से मर जाएगी, भूख से मर जाएगी। चोरी, डाके, डकैतियां देखें किस कदर बढ़ गए इस माशरे के अंदर। आए दिन आपके सामने वाकयात आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, एटीएम मशीन पे लोगों को लूट रहे हैं, वहां गोलियां मार रहे हैं, बैंकों से लोग निकल। क्या करेगी ये कौम जब फाकों से मरेगी? आपने किस तरफ इंतशार की तरफ ले जाके खड़ा कर दिया। ऊपर से जुल्म की इंतहा ये है कि कराची के साथ एक खुली बदमाशी हो रही है शहर के साथ। पॉलिटिशियन से करतूतों का नतीजा है ये, जो आज तो आप सही कर लेते 2 साल में, कर लेंगे ना, 2 साल में नहीं करते कौन से वादे, कौन से नहीं करते ना वादे। आप कंटेनर में खड़े हो गए, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने बिजली बढ़ा दी, आपने 3 रुपए बढ़ा के 2 रुपए से बिजली में बढ़ा दिया। आपको पूरा करना है, हम आपको हल बता देते हैं, हल बता देते हैं। मैं आपको हल बताता हूँ, चले मैं हल बताता हूँ। बिजली पे आपको सबसे, अब 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट, मैंने बिजली वालों पे मैंने इनसे कहा, इनके प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बैठे हैं, इनसे रिक्वेस्ट की, भाई जिस तरह ये टेलीफोन की लाइनें प्राइवेटाइज होकर सस्ती मिल रही है ना आज कौम को, आप क्यों के इलेक्ट्रिक जो नकवी और उसके बाद दूसरा बंदा आपके साथ बैठा आरिफ नकवी, और फिर उसके बाद एक दूसरा बंदा अब इन्वॉल्व हो गया 66%, क्योंकि आरिफ नकवी अरेस्ट हो चुके हैं। तो हमने तो कहा ना आप प्राइवेटाइज कर दें, 6 कंपनियां और ले हैं, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? अगर आप कौम के खैर को हैं तो एक ऑर्डर निकाले ना, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर निकालना ना, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकालना ना। फैसल शेख साहब, मैं तो इनसे देखें, मैं ये जो एक घसीपिटी सियासत है ना कि पिछले वालों ने ये कर दिया और मोरसी सियासत जैसे मेरे भाई ने बोला, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारी सूरत हाल जो है, ये तो ये 22 साल से देख रहे थे। 22 साल से ये इन्होंने जद्दोजहद की और उसके बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हमें अब जो है इन लोगों को पकड़ के मारना है, खत्म करना है, और पूरा पाकिस्तान नया बनाना है। मारना क्यों है? हमने इनकी तरफ से ये रिबाटल आता है कि 1 रुपए की रिकवरी ठीक है, खाया 1 रुपए की रिकवरी, मैं भी बड़ा अग्रेसिव होकर बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात ये, हमारा रिबाटल आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि आप लोग अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालते हैं, ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है, निजाम तब्दील होने में वक्त लग रहा है, ये सारे चैलेंजेस पंजाब के अंदर इन्होंने पता नहीं 10 दफा तो आईजी बदल दिए इन्होंने। हमारा क्या इन्फ्लुएंस है? आप मुझे बताइए, कराची के अंदर ये फौज लाने की बात कर रहे हैं। यार मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ जो नफीस लोग, जो आपके साथ आपके कॉलेजियन गवर्नमेंट के अंदर हैं, यार अब उनके क्या अथॉरिटी दी हुई है उनको? नहीं मेरे भाई, जब वो मेयर बने, नहीं, मेरी बात सुने, अभी बता तसल्ली से सुने बात। जब आदमी जब चार्ज संभालता है तो स्टाफ उसके नीचे होता है, बिल्कुल उसको मिलता है। आपको तनख्वाह 40-50 करोड़ रुपए आपको क्या नाम है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फौरन मिल जाती है हर महीने की 1 से 5 तारीख के दरमियान। आपको तनख्वाहें जिस चीज की मिल रही है, आप उस तनख्वाहों पे जो आप बैठे हैं वो काम तो करें ना। जितने खाकरूब, जितने भी आपके जमादार और जितने स्वीपर्स वगैरह हैं, 16,000। अभी वो पिछले प्रोग्राम में मैं देख रहा था, वो हमेशा रेहान हाशमी साहब बैठे थे, आधे करके बता रहे थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर उन्होंने 150 बताया, तो ये कह रहे हैं 75 हमारे पे व्हीकल्स है ना। आप 700 व्हीकल पेट्रोल डलवाते हैं, हाँ डलवाते हैं, वो अलग बात है। पेट्रोल की पर्ची आप उसको ग्राउंड पे लेकर क्यों नहीं आते हैं भाई? तो कानून ऐसा बनाया है, वेस्ट मैनेजमेंट का जो आपने कानून बनाया है, उसके अंदर तो कचरा भी कोई किसी मतलब किसी का है ही नहीं। 120 करोड़ रुपए मिले नाले साफ करने के लिए भी 15 दिन पहले।
वर्ल्ड बैंक से, ये वर्ल्ड लोगों बैंक ने से खुद किए, 120 करोड़ रुपया मिला है। खुद एग्रीमेंट किए। आप मुझे बताएं, अगर नाला साफ हो जाता तो शहर का ये हाल होता है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कौन है, वजीर बल्दियात क्यों बनाया फिर? 120 करोड़ रुपए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट, आप मोहित से पूछे, आज भी चेयरमैन नो, को नो, 15 अरब रुपए शायद काकान अब्बासी के इसी मेयर आप को मुझे मिले। बताएं कि 25 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। अब अरबों रुपए मिले, अरबों रुपए 5 साल के अंदर, आप 4 साल में बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि आपने आपकी KMC बात के नहीं कर खाते रहा। में, अच्छा फैक्ट मेरे भाई, ये मेरी बात देखें, मेरी बात सुन ले। KMC के खाते में एक जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अपनी ये जो कारकर्दगी underpasses तो बता दें। नहीं, मैं आपको आप बता दें ना, अपनी पिछले 12 साल की कारकर्दगी बता दें। मैं आपको बताऊं, आप हमसे 1.5 साल की पूछ रहे हैं, ठीक आप है, हमें ये ठीक है। बता दें। ये वाइंड अप करने से वक्त खत्म हो रहा है। मैं जवाब दूंगा। मैं पर उल्टा कह रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं। मुझे 1 मिनट देंगे, 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट देंगे। आपका जवाब अंडरपासेस के अंदर जवाब दे रहा हूं, 1 सेकंड। मैं जवाब ये दे रहा हूँ मेरी बहन, इसका सिंपल जवाब ये है कि जब उस मेयर ने, जो करप्ट है, जो वो इस वक्त चोर है, डाकू है, उसने एक ऑर्डर निकाला था मेरे चेयरमैन की तजलील के लिए, जो सेनेटर भी रहा है, जो मिनिस्टर भी रहा है, जो मेयर भी रहा है। और मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, तो उसने गार्बी डायरेक्टर का निकाला था, एक्सेप्ट किया था 3 महीने के लिए। एक मिनट, अगर वो ईमानदार होता तो करने देता ना, हमारी सियासत खत्म हो जाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप यही से उसके किरदार का परफॉर्मेंस चल देखना जाता है। चाहते हैं ना, जी, तो जी। आप मेरे साथ वो कराची देख में रही है पूरी चलें। कौम। नहीं, ठीक है। अभी बहुत भाग बहुत देखिए, शुक्रिया एक हफ्ते पहले फैसल शेख देखिए, साहब, पाकिस्तानी पीपल्स कौम पार्टी में ने ज्वाइन जिस किया सड़क आपने। पे आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब PSP से आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया।